स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 मैथ्स, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले चैप्टर में हमने एक चर वाला समीकरण या बहुपद पर, पिछले चैप्टर में हमने एक चर वाला बहुपद पर है, जिसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यहाँ तक पढ़ लिया है और उसका शून्यक भी देख लिए, सॉल्यूशन देख लिए। और उसी में हमने ये भी देखा, या पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, उसका ग्राफीय निरूपण जब हम करते हैं तो वो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? रैखिक समीकरण का हम एक सिंपल सा पहले का उदाहरण देते हैं, जैसे 2x + 4, ये एक रैखिक बहुपद हो गया। मान लीजिए px = 2x + 4। तो इसमें x चर है, क्या जी? x चर है, और कितना है? एक ही चर है इसमें, केवल x। यदि हमने द्विघात लिया था px = 2x² + 3x + 6 ले ली, ठीक। तो इसमें भी चर x ही है, घात 2 था, है ना। लेकिन इस कक्षा में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म में क्यों, वो भी समझेंगे। तो दो चर, इसका मतलब इसमें कितने चर रहेंगे? दो चर रहेंगे। और दो चर होने का मतलब क्या? इसमें दो अननोन क्वांटिटी रहेगा, मतलब दो ऐसी चीजें रहेंगी जिसके बारे में हम नहीं जानते रहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे हम, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखा, जैसे 2x + 5y = 31, मान लीजिए। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, इसमें कितने चर आपको दिखाई दे रहे हैं? दो चर। कौन कौन? एक x है और दूसरा y है। इसका मतलब इसमें दो अननोन क्वांटिटी। जब हमने रैखिक, ये रैखिक है क्योंकि घात कितना है चर का? एक है। घात कितना है? एक। इसका भी एक है और इसका भी एक है। तो ये रैखिक समीकरण है। क्या हुआ जी? रैखिक समीकरण। और समीकरण का मतलब अच्छे से समझते हैं, जिस गणितीय व्यंजन में क्या है जी, इक्वल टू का सिंबल लगा रहता है, वो क्या होता है? समीकरण, अदरवाइज बहुपद, है ना। तो अब हम इसका जानेंगे निरूपण। सबसे पहले कि हम एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसको हम रैखिक समीकरण में बदलना सीखेंगे। फिर इसका देखेंगे सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जिस तरीके से रैखिक समीकरण जो था, उसका सॉल्यूशन जब हम करते थे ग्राफीय निरूपण, तो क्या होता था? एक सरल रेखा होता था। क्या होता था जी? सरल रेखा। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन हो गया ax + b, है ना, = ये मान लेते हैं। एक रैखिक समीकरण हो गया एक चर वाला, जिसमें x चर है ना। तो उसका निरूपण कुछ करते थे तो कुछ इस तरीके से, मतलब एक सरल रेखा मिलता था। जरूरी नहीं कि यहीं से जाए, वो यहाँ से भी हो सकता था, है ना, लेकिन सरल रेखा मिलता था। अब यहाँ पे देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन युग्म में, इसमें जी मतलब एक साथ दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, वो भी दो चर वाले। कितने? दो मिलेंगे। तो इसका भी जब रैखिक समीकरण है तो सॉल्यूशन तो वैसा ही होगा। रैखिक गणितीय निरूपण जब हम करेंगे, है ना, इसका ग्राफीय निरूपण, तो हमको एक सरल रेखा ही मिलेगा एक के लिए, और दूसरे के लिए भी करेंगे तो सरल रेखा ही मिलेगा। तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा जाए और दूसरा वाला इस तरीके से जाए, ठीक। या ये भी हो सकता था कि एक का ग्राफीय निरूपण इस तरीके से हो और दूसरे वाला भी इसके बिल्कुल पैरेलल ही निकल जाए, ये भी हो सकता है। या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म के जो ग्राफ होंगे, जो ग्राफीय निरूपण होगा, वो दोनों एक के ऊपर एक हो। जैसे मान लीजिए एक ये वाला है और इसी के ऊपर एक दूसरा भी है, बिल्कुल इसी के ऊपर, है ना। इसको दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ से ले लें। तो जब हम
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक और ले रहे हैं, है ना, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 16, सपोज कर दीजिए, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे दो रैखिक समीकरण युग्म हो गए, तो फिक्स है कि जब हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो हमको दो लाइन मिलेंगे, तो दो लाइन यदि मिलेंगे तो हो सकता है कि वो किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। या तीसरा ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक के ऊपर एक मतलब संपाती क्या हो जाए जी। तो यही तीन कंडीशन हो सकते हैं जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जो होगा उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम उसका ग्राफीय निरूपण भी पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब दोनों में करना है, पहले बीजगणितीय रूप में और फिर ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप में आप व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो चर होते हैं वो क्या होते हैं जी, अननोन क्वांटिटी, मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो बिल्कुल क्वेश्चन में भी हम वही देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो देखिए यहाँ पे आफ्ताब है और दूसरा उसकी पुत्री है, कौन है जी, आफ्ताब और दूसरा उसकी पुत्री है। तो मान लेते हैं हम आफ्ताब की आयु x और उसकी पुत्री की आयु y। तो सबसे पहले लिखेंगे और जो मानेंगे वो वर्तमान आयु होगा, है ना। मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, कितना जी, तथा उसकी बेटी की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या होगा जी, क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितना जी, 7 वर्ष पूर्व। यदि हम वर्तमान आयु ये है इनके, तो 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो कितना होगा, 7 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, है ना। इधर नंबर में लिख रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, क्या होगा जी, क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व कौन, आफ्ताब, किसके 7 गुनी आयु का था, अपने बेटी के। तो 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, x - 7, ये आफ्ताब का आयु हो गया। और यदि उसकी बेटी की आयु देखें तो कितना हो जाएगा, y - 7। लेकिन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व हो गया, और 7 वर्ष पूर्व ये कितना था, 7 गुने आयु का था, किसके, अपनी बेटी के। तो अपनी बेटी का आयु का 7 गुना हो गया, कौन, आफ्ताब, तो इक्वल टू, है ना। तो x - 7 इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 7 इंटू y - 7 मिला। फिर देखिए इसके बाद कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब क्या, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का मतलब क्या, x + 3 और इधर भी y + 3। तो अब लिखेंगे कितना, 3 वर्ष
बाद 3 वर्ष क्या होगा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा जी, तो x माइनस 3 और बेटी के लिए सॉरी x प्लस 3 और बेटी के लिए क्या हो जाएगा y प्लस 3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, कौन, अवतार। तो ये बेटी का आयु का 3 गुनी कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x प्लस 3 इसके बराबर हो गया, ठीक। तो ये हमको देखो अब 2 रैखिक समीकरण मिलेंगे, थोड़ा इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व नहीं किया हमने। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7y, इसको यहाँ पे थोड़ा फिर से है ना जो लिखेंगे इसी को, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7 है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 का y के साथ मल्टीप्लाई 7y और फिर माइनस है तो माइनस 7 का 7 के साथ कितना 49। हम क्या करते हैं वेरिएबल को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह करेंगे, तो क्या होगा इधर x इधर 7y प्लस में है तो इधर माइनस में, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और प्लस में इधर 7 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइड दैट x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस माइनस और चिन्ह बड़े अंक का तो माइनस 42 मिलेगा। ये हम इसको मान लेंगे समीकरण 1 है ना, इसके लिए हो गया। देखो 2 चर में रैखिक समीकरण आया x और y आया ना अच्छे से, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 3y प्लस 9 होगा, सॉल्व करेंगे तो x इधर y किधर प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इधर 3 प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो हमको क्या मिला दिस इम्प्लाइड दैट x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 6, कितना मिला 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए जो प्रश्न जो कह रहा था उसका पहला सोल्यूशन हो गया कि इसको बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये बीजगणित में व्यक्त हो गया है ना, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये बीजगणितीय रूप में सॉल्व हो गया। अब इसका ग्राफीय निरूपण करना है, क्या करना है जी, तो ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, तो देखिए ग्राफीय निरूपण के लिए क्या करते थे, जिस तरीके से रैखिक समीकरण के सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसका भी करेंगे है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉक्स बनाएंगे है ना, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए है ना, इधर बॉक्स बनाएंगे, नहीं दिख रहा, समीकरण 1 के लिए देखिए समीकरण 1 के लिए बिल्कुल जिस तरीके से हम क्लास 9 में करते थे वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। और वहां पर भी जब px जो था उसको हम y माने थे तो y इज इक्वल टू आया था x के टर्म में, यहाँ पर भी हम y इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे है ना। तो x में एक में तो x होगा तो दूसरे में क्या होगा y होगा ना, y। तो ध्यान रखिएगा x के जगह पे यदि हम रखेंगे तो y के संदर्भ में हमको वैल्यू मिलेगा है ना। हम कम से कम 3 लेंगे ऐसा है ना, कितना लेंगे जी 3, तो एक बार x को 0 रखते हैं और एक बार y को, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो यदि हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू कितना तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे कि देख लीजिए यदि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 है, हमको फाइंड करना है y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y को आप इधर लेके जाइए तो x इधर प्लस 42 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, इज इक्वल टू 7y इक्वल टू के इस तरफ आया तो प्लस में हो गया। हमको y चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x प्लस 42 बटा 7, इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा है ना। तो y इज इक्वल टू x प्लस 42 बाई 7 मिलेगा ना, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि y इज इक्वल टू जो आया है ना x प्लस 42 बाई कितना 7, ठीक। तो जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो देखो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x के ऊपर 0 प्लस 42 बटा 7, तो क्या मिलेगा 42 बाई 7 कितना कटेगा 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया है ना। हम इसको बगल में करके देखेंगे है ना, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
करके देखेंगे बगल में, है ना, या फिर वहीं पे बगल में कर सकते हैं, उसी पेज में जिस पेज में कर रहे हैं। ठीक, अब देखो कि यदि हम मान लो y इज इक्वल टू 0 रख दिए, क्या रख दीजिए, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, देखो तो, यदि y का वैल्यू 0 रख दिया तो ये वाला वैल्यू 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, 7 इंटू 0 तो 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -42, क्या मिलेगा, -42, समझ में आ रहा है, हाँ, तो कितना मिलेगा, -42। ठीक, अब x का वैल्यू क्या ले ले, 1, चलो छोटा छोटा ही वैल्यू लेंगे, है ना, तो यदि 1 लेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि यदि हम x का वैल्यू 1 ले तो यहाँ पे देखो 42 प्लस 1 43 हो जाएगा, 43/7 डिवाइड होने वाला नहीं है, तो हम एक ऐसा वैल्यू लेंगे, हालांकि आप कोई भी वैल्यू लेने के लिए फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ध्यान देंगे कि एक ऐसा वैल्यू चूज करे जो हमारे सॉल्यूशन को क्या बना दे, आसान बना दे, तो हम यहाँ 7 के टर्म में लेंगे, है ना, क्योंकि 7 के टर्म में लेंगे तो 42 कटने वाला है, 7 का मल्टीपल यदि कोई भी लेते हैं तो आसानी से कट जाएगा, है ना, तो चलो हम 7 ले लेते हैं, x का वैल्यू कितना ले ले, 7, तो x का वैल्यू यदि 7 लेंगे तो 7 प्लस 42 कितना होगा, 49, और y 7 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 7, हाँ कितना मिलेगा 7, तो देखो x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू भी कितना हो गया, ये समीकरण 1 के लिए, है ना, अब समीकरण 2 के लिए, किसके लिए जी, समीकरण 2 के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, समीकरण 2 के लिए, बिल्कुल ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी, है ना, ऊपर x और नीचे y, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, 3y इधर जाएगा 6 इधर आएगा तो माइनस में, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस 6/3 मिलेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि y इज इक्वल टू x माइनस 6/3, चलो x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -6/3 आएगा, डिवाइड होगा कितना, तो -2। ठीक, अब एक बार y का वैल्यू 0 लेते हैं, ये सॉल्व आसान इजी होता है, इसलिए एक बार x का वैल्यू 0 लेते हैं, एक बार y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देख लो यहाँ पे ही देखो कि यदि हम y का वैल्यू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6, अब कोई दूसरा वैल्यू लीजिए, तो ध्यान रखेंगे कि हम x का ऐसा वैल्यू लेंगे जो हमको सॉल्व करने में आसानी हो, है ना, तो x का वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें, तो 3 लेंगे तो -3 आएगा और बाई 3 तो -1 आएगा, चलो x का वैल्यू हमने ले लिया 3, तो 3 - 6/3, तो 3 - 6 -3 और बाई 3 डिवाइड होगा -1 मिलेगा, है, ये हो गया समीकरण 2 के लिए। अब हम क्या करेंगे इसका, तो ग्राफीय निरूपण, क्या करेंगे, तो ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ध्यान रखेंगे हम, है ना, ग्राफीय निरूपण करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा ना, ग्राफ का कॉपी हाँ यूज करना होगा, ग्राफ का कॉपी पे ही करेंगे, ये मूल बिंदु 0 0, ऊपर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, ये x एक्सिस है ना, x और ये x डैश और ये y और नीचे y डैश ले लिया, है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो देखिए सबसे पहले x 0 है तो y कितना है जी 6, x 0 है तो y 6, थोड़ा हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान देना ये भी कि यहाँ पे देखो -42 है एक वैल्यू, है ना, माइनस जो हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे -1 -2 3 7 है 6 है तो हमको एक एक यूनिट एक एक कहीं देना पड़ेगा, है ना, जो ग्राफ में एक यूनिट होगा, एक स्क्वायर होता है, वो एक यूनिट का लेना पड़ेगा, तो -42 बहुत बड़ा हो जाएगा और पेज ही छोटा पड़ जाएगा, है ना, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू रखें जो वैल्यू इतना बड़ा ना है, छोटा है ना, तो हम y के जगह पे 0 ना रखे क्या रखें, तो y के जगह पे हम क्या रखें 7, तो वो तो हो गया है 7 तो 7 है, चलो 8 रख लेते हैं या फिर 5 रख लेते हैं, है ना, यदि y के जगह पे हम 5 रख लेते हैं तो क्या मिलेगा 5 इज इक्वल टू x प्लस 42/7, यही ना मिलेगा, y की जगह हमने 5 रख लिया,
तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ये इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऊपर आएगा। तो 5 7 8 35 इज इक्वल टू एक्स प्लस 42। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 35 माइनस 42, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस में 7 क्या मिलेगा। तो एक्स इज इक्वल टू हमने 5 रखा, वाई इज इक्वल टू 5 रखा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, -7। अब ठीक रहेगा, है ना। अब ग्राफ में सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि थोड़ा बड़ा नंबर न मिले, पेज ही छोटा पड़ जाएगा। तो फिर तो x यदि 0 है तो y कितना है जी, 6। कुछ इधर आएगा, समझना है, अभी हम रफ समझा रहे हैं, ग्राफ तो हमारे पास आएंगे। यदि x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 5, तो y माइनस x का वैल्यू -7, तो y कितना है 5। तो देखो x निगेटिव इधर होता है, तो x का वैल्यू -7 सपोज करो इधर, तो y 5 ऊपर की ओर जाएंगे तो कुछ इधर होगा, ये 6 है तो ये 5 कुछ इधर होगा, है ना, इसके नीचे में, समझना है ना। अब देखो कि यदि x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू क्या है 7, तो x इधर पॉजिटिव, तो x मान लो 7 इधर, तो y भी 7 इधर, कुछ मिलेगा इस तरीके से। देखो ये 5 है, ये 6 है, ये 7, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है, तो ये जो है 0 6 है ना, x 0 और y 6। ये जो था -7, 5 यही है, और ये जो है 7 7, समझ में आ रहा है ना। ये 3 पॉइंट है। तो पहला इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ मिलेगा, आप अब इसको मिलाएंगे तो देखिए एक सरल रेखा मिला है ना, जब आप मिलाएंगे तो हमने छोटा बनाया है, इसको बड़ा बनाते तो इधर इंटरसेक्ट करता ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर जाएगा करेगा इंटरसेक्ट है ना, लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और दूसरे के लिए, तो पहले के लिए हो गया, दूसरा के लिए देखिए, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल कितना -2, तो x 0 तो y -2, कहीं यहाँ पे होगा 0, -2, x 6 तो y 0, x 6 इधर होगा, है ना, और y 0 मतलब यहीं पे होगा, समझ में आ रहा है ना, इसी लाइन पे होगा। फिर से x 3 तो y -1, x 3 इधर होगा कहीं, तो y -1 नीचे आएगा यहाँ पे कहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा, यदि ये इंटरसेक्ट किया है ना, या दोनों जो है पैरेलल नहीं होंगे तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट, समझिए कि वही इसका सॉल्यूशन है। हालांकि इसमें ये नहीं पूछा है, बस यही बोला है कि इसके क्या कीजिए जी, तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और उसका ग्राफीय निरूपण कीजिए, है ना। सॉल्यूशन के बारे में नहीं कहा है तो नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हो जाएगा ज्यामितीय ग्राफ का हिंदी है ना। तो देखिए इसका क्या होगा, तो इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे, समझा दे थोड़ा, तो देखिए थोड़ा समझा देते हैं ना कैसे बनेगा। तो जिस तरीके से हमने एक्स वाई माना था उसी तरीके से इसका भी एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। किसको खरीदा जी, गेंद और बल्ला को। तो इसका जो कॉस्ट है टोटल तो हमको पता है कि 3900 रुपया में खरीदा है, लेकिन प्रत्येक कितने कितने रुपए का है ये पता नहीं है। और यहाँ पे भी 2 चीजें हैं जिसके प्राइस हमको पता नहीं है, एक गेंद है और दूसरा बल्ला है। तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल आएंगे। तो हम मान लेंगे बल्ला का कॉस्ट, है ना, एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू एक्स, है ना, और एक गेंद का मूल्य इज इक्वल टू कितना वाई। ठीक, तो इस तरीके के यदि, तो देखिए इधर नंबर 2 है ना, मान लेंगे, मान लिया एक बल्ला का मूल्य इज इक्वल टू एक्स रुपया, है ना, इधर सिंबल लगा दे,
रुपीज वाला, x रुपया है ना, तथा एक गेंद का मूल्य इज इक्वल टू वाई रुपये। ठीक, तो क्या कर रहा है जी, प्रश्नानुसार वैसे ही करेंगे। प्रश्नानुसार पहले नंबर में क्या करे जी, कितना, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो 3 बल्ले का मतलब क्या, 3 इंटू एक्स, तो 3x, एक बल्ला का यदि x है तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा, 3x रुपया होगा, प्लस कब गेंद खरीदा जी, 6, तो 6y, तो 3 गो बल्ला का मूल्य और 6 बल्ला का मूल्य कितना है जी, टोटल 3900 है ना। तो ये दिख रहा है डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही मिला है, तो इसको तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमने मान लिया। हालांकि सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए दोनों में देखे तो कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 3900, 3 से कटेगा 3900, इधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा ना। चलो एक टर्म हम बढ़ा देते हैं, है ना, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दें, चलिए कलर अब चेंज हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल कितना, 3900 होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3900 बटा 3, कटेगा ना कितने बार में, 1300 में, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 1300 मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 1300 आ गया, ये समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा क्या कर रहा है जी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला मतलब कि 1x मतलब कि x, और कितना 2 गेंदें कितनी, इसका मतलब कि 2y इज इक्वल टू कितना है जी, कितना है 1300। समझ में आया, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इक्वेशन हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। तो बस अब इक्वेशन मिल गया, तो इस तरीके से यहाँ पे कि समीकरण 1 के लिए और फिर समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए करेंगे तो इस चीज को आप इरेज कर दीजिए, है ना, y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 के लिए यदि देखें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू देखिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस एक्स होगा ना, 1300 माइनस एक्स क्या होगा जी, 1300 माइनस एक्स, है ना, और यहाँ पे समीकरण 2 वाले में आ जाते, तो चलिए यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस एक्स बाई 2, 1300 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू करेंगे तो हमको 2 लेना पड़ेगा ना। तो देखिए अब इसको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब आगे, अब हम सपोज करेंगे जिस तरीके से हम पहले वाले में माने थे कि यदि हम क्या लिए जी, x का वैल्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेटा बड़ा बड़ा है, तो जो हम यूनिट लेंगे ग्राफ में, एक यूनिट या एक स्क्वायर जो लेंगे वो 100 में लेंगे, कितने में लेंगे जी, जो एक स्क्वायर होता है छोटा सा उसको कितना यूनिट लेंगे, 100, फिर दूसरा वाला 200, तीसरा वाला 300, इस तरीके से डाटा हमको छोटा मिलेगा, है ना। तो डाटा भी बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू यदि हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1300 आ जाएगा, है ना। अब यदि y इज इक्वल टू 0 ले तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 भी होगा, है ना। y इज इक्वल टू 0, तो 1300 माइनस x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मान लीजिए इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो x इज इक्वल टू 1300 मिला कि नहीं, हो गया। अब एक और दूसरा कोई वैल्यू ले लीजिए, यदि हम x इज इक्वल टू 500 ले ली, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 800 मिलेगा ना। उसी तरीके से इसमें भी कीजिए, x का वैल्यू यदि 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 1300 बाई 2, तो कितना 650। यदि y इज इक्वल टू 0, तो y x इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
y इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू आपको मिलेगा 1300 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। फिर यदि हम x इजिकल टू कितना ले लें 100 200 चलो 100 लेते हैं तो 100 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 बाई 2 तो 600 मिलेगा। इसका ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे एक यूनिट कितना का लेंगे 100 का, ग्राफ खींचेंगे तो इसमें एक यूनिट कितना का लेंगे 100 का लेंगे, हो जाएगा इसको, तो इसको यहीं तक रहने ग्राफ में कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। कितना जी 2 केजी सेब, तो सेब का मान लेंगे मूल्य 100 रुपया है प्रति केजी और अंगूर का मूल्य y रुपया प्रति केजी, है ना, सेब का 100 रुपये प्रति केजी और अंगूर का y रुपये प्रति केजी। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था जी 160 रुपया, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 रुपया। फिर एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 केजी सेब मतलब 4x प्लस कितना 2 केजी अंगूर मतलब 2y इज इक्वल टू कितना 300, तो हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण आपको मिलेगा, समीकरण 1 और 2 मानेंगे और फिर से समीकरण 1 और 2 मान के ग्राफीय निरूपण आप करेंगे, तो इस तरीके से तीसरे नंबर का भी सोल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत बन जाएगा, तो ये होमवर्क रहा, आपको कंप्लीट करके लाना है।